अध्याय 111 एवरियन पर हमला। विल्फ्रेड को जल्दी ही समझ आ गया था कि जैक और रे क्यों मैदान में भागे थे। विल्फ्रेड को लगा कि वह मूर्ख है क्योंकि उसने पहले कुछ अजीबोगरीब बात पर ध्यान नहीं दिया। विल्फ्रेड अब जियो की स्थिति से काफी दूर था और उसने जैक को जितना संभव हो सके उतना दूर ले जाने की पूरी कोशिश की। अब विल्फ्रेड की एकमात्र उम्मीद ये थी कि सर के जियो को समय रहते रोक पाएंगे। हालांकि रे और सर के अब लड़ नहीं रहे थे, लेकिन सर के को रे के हमले से जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा चोट लगी थी। जब उन्होंने हिलने की कोशिश की तो सर के को पता चल गया कि उनके अंदरूनी अंगों को बहुत ज्यादा चोट लगी है। इसका मतलब ये था कि रे इस समय यान की मदद करने वाला सबसे करीबी व्यक्ति था। हालांकि जब रे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा तो दो लड़कियां आगे आईं और उसके रास्ते के ठीक बीच में खड़ी हो गईं, जिनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में एक धातु का पंखा पकड़ा हुआ था। वे जानी पहचानी शक्लें थीं। वे तीसरे साल की छात्राएं थीं, जो स्लॉथ और बेजर, वायलट और एक्वा के खिलाफ लड़ रही थीं। रे ने अपनी ड्रैगन आंखों से उन्हें देखा और जैसा उसने सोचा था, वे भी छाया प्लेग से संक्रमित थे। उन्हें हमारे पास छोड़ दो, पीछे से आवाज सुनाई दी। रे ने पीछे देखा। वह देख सकता था कि यह बेजर और स्लॉथ थे। जैसे ही उन्होंने यान को कुल्हाड़ी से मारा, उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सबसे जल्दी प्रतिक्रिया की, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, रे ने कहा और सीधे आगे की ओर दौड़ पड़ा। दोनों बहनों ने रे पर अपने धातु पंखों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे रे को मार पाती, दोनों जुड़वा बहनों ने अपने हमले रोक दिए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम हमसे मुकाबला कर सकते हो? वायलट ने कहा। एक्वा ने कहा, आप हमसे एक बार पहले ही हार चुके हैं, आप फिर से हारेंगे। फिर एक ही समय पर बेजर और स्लॉथ ने जवाब दिया, इस बार हम एक साथ हैं और हम कभी भी एक साथ नहीं हारते। रे यान के और भी करीब आ गया था, लेकिन किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि जियो अपना समय ले रहा था। जैसे वह चाहता था कि रे उसके और करीब आए और फिर जब रे आखिरकार काफी करीब आ जाए, तब वह यान को खत्म कर देगा। जियो को यह नहीं पता था कि रे के पास एक तरकीब छिपी हुई थी। जब वह उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता, तो वह अपनी सारी की शक्ति अपने पैर की उंगलियों में डाल देता और सीधे जियो पर हमला कर देता। रे को तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वह सही दूरी पर न पहुंच जाए। कुछ फीट आगे बढ़ने के बाद रे आखिरकार काफी करीब पहुंच गया। अचानक एक लंबी तलवार बगल से झूलती हुई आई। रे ने समय रहते तलवार को देख लिया और हमले से बच गया। जब उसने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि वह कौन था, तो वह तीसरे वर्ष के समूह का एक और व्यक्ति आथ था। आथ भी छाया प्लेग से संक्रमित हो गया था। रे को लगा कि कुछ और बुरा होने वाला है। इतने सारे लोगों का सिर्फ एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए आना समझ से परे है। वे इतने समय से इसे गुप्त रख रहे थे, तो अब सब कुछ क्यों उजागर किया जाए? आथ ने फिर रे पर एक और वार किया, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसे एक भाले ने हवा में ही रोक दिया। तुम मेरे साथ लड़ाई से भागकर आए हो और अब अंदर आ गए हो, डैन चिल्लाया। चलो देखते हैं तुम इससे भागकर कैसे जाते हो। रे जल्दी जाओ, मैं उससे निपट लूंगा, और मैंने जो कुछ भी पहले कहा उसके लिए मुझे खेद है, बस यान को बचा लो। जियो को ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर गुस्से से फटने वाला है। रे की मदद करने के लिए आए सभी लोगों ने उसे क्रोधित कर दिया। अब उसे और देर करने की कोई जरूरत नहीं थी। जियो ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे यान के सिर की ओर घुमाया। रे अभी भी बहुत दूर था। अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद उसे पता था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे ही जियो ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर घुमाई, उसे अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसके पेट के आसपास का क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होने लगा। जब उसने नीचे देखा, तो उसने देखा कि दो ब्लेड उसके शरीर में घुस गए थे। जियो ने पलटकर देखा तो उसके पीछे एक गोरा लड़का खड़ा था। वह हैरी का था। फिर हैरी ने जियो के पेट से ब्लेड निकाले और जियो की गर्दन पर वार करके उसे खत्म कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जैक, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को जियो को हराते देख सभी को राहत महसूस हुई, लेकिन ये राहत कुछ ही देर तक रही। अपने ही एक छात्र को हारते देख संक्रमित छात्रों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और वे लड़ते रहे। अचानक मैदान में मौजूद भीड़ से चीखें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने मैदान की तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि कई शूरवीर काले कपड़े पहने हुए हुड वाले लोगों से लड़ रहे थे। लोग चीख रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही नागरिक काले कपड़े पहने इन लोगों के पास से गुजरते, उन पर हमला कर दिया जाता। आखिर ये क्या हो रहा है? काइल ने अराजकता को देखते हुए कहा।
विल्फ्रेड ने फिर एक खास हरा दिखने वाला क्रिस्टल निकाला। जब वह उसमें बोलता तो उसकी आवाज पूरे शहर में फैल जाती। शूरवीरों, हम पर डार्क गिल्ड का हमला हो रहा है। नागरिकों की हर कीमत पर रक्षा करें। सुनिश्चित करें कि बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। यह कोई अभ्यास नहीं है। डार्क गिल्ड ने अखाड़े पर आक्रमण कर दिया है। विल्फ्रेड ने तुरंत ही उन लोगों के कपड़ों पर ध्यान दिया था। उसे पता था कि यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। जैसे ही रे ने ये शब्द सुने, वह अपनी ड्रैगन आंखों की कला से पूरे क्षेत्र को स्कैन करने चला गया। हर जगह उसे बैंगनी लपटों की आभा दिखाई दे रही थी। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मेडिकल बे। जब रे ने इरिना के फर्श से नीचे मेडिकल बे में देखा, तो वह दंग रह गया। ये वह जगह थी जहां सबसे ज्यादा लोग बैंगनी लपटों वाली आभा लिए हुए थे। काइल, रे चिल्लाया, मेडिकल बे में जाओ। सिल्विया, मोन्क, गैरी, माथा, वे सब वहां मुसीबत में हैं। जल्दी करो। काइल एरिना के प्रवेश द्वार के सबसे करीब था। जब ये सब हो रहा था, तब वह हिल नहीं रहा था क्योंकि वह सब कुछ देखकर स्तब्ध था। जैसे ही उसने रे की आवाज सुनी, वह तुरंत वहां से निकल गया। उसे अपने दोस्तों की मदद के लिए जाना था। काइल तेजी से मैदान के प्रवेश द्वार से भागा और मेडिकल बे की ओर चला गया। अध्याय 112 अकादमी की ओर। सिल्विया के चार भाई ऊपर के अखाड़े से इयान और जियो के बीच मैच देख रहे थे। जब मैच चल रहा था, तब मैथ्यू, जो सबसे बड़ा भाई और एलियोर किंगडम की सेना का एक जनरल था, ने जियो को टेस्ट ट्यूब से बैंगनी रंग का तरल पीते हुए देखा। जब उसने टेस्ट ट्यूब देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये वैसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ, जॉन ने कहा, जो मैथ्यू के पास खड़ा था। मैथ्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि तरल पदार्थ पहले ही शहर में पहुंच चुका है। हमें मैच तुरंत रोकना होगा। मैथ्यू ने फिर मैक्स की ओर देखा। मैक्स, मुझे डर है कि हमारी प्यारी छोटी बहन खतरे में हो सकती है। तुम्हें मेडिकल बे में जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो कि वह सुरक्षित है। मैथ्यू को नहीं लगता था कि सिल्विया किसी मुसीबत में है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उन चारों में से सबसे छोटा बेटा सैन्य मामलों में शामिल हो। कम से कम अभी तो नहीं। अब सबसे अच्छी बात यही होगी कि उसे दूर भेज दिया जाए। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैक्स ने कहा और भीड़ के बीच से भाग निकला। फिर मैथ्यू, जोश और जैक के कुछ करने से ठीक पहले, उन्होंने देखा कि एरिना से कोई व्यक्ति पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह रे था। रे साइड लाइन से एरिना स्टेज पर आया था और बैंगनी तरल पदार्थ को देखते ही सीधे जियो की ओर बढ़ रहा था। क्या वह लड़का जानता है कि कुछ गड़बड़ है? मैथ्यू ने कहा। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? जैक ने पूछा। तभी उन्होंने देखा कि सर के ने रे के हमले को रोक दिया। वे बेवकूफ, जॉन चिल्लाया, जबकि जैक और जॉन इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अखाड़े में क्या हो रहा है। मैथ्यू ने भीड़ के भीतर अजीब हरकतें नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा था जो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वर्तमान में हर एक व्यक्ति लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसमें उसके भाई भी शामिल थे। फिर भी ये लोग बिल्कुल शांत खड़े थे, कोई जयकार नहीं, कुछ भी नहीं। मैथ्यू भीड़ में से एक व्यक्ति के पास जाने लगा जो लोगों पर हमला कर रहा था। जब मैथ्यू करीब पहुंचा, तो उसने हवा में नमी को पकड़ते हुए अपना मन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। आखिरकार, जब मैथ्यू उस आदमी के हमले की दूरी पर था, आदमी उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखा। बहुत देर हो चुकी है, आदमी ने कहा। मैथ्यू देख सकता था कि उस आदमी की आंखों का सफेद भाग पूरी तरह से गहरे बैंगनी रंग में बदल गया था। सब भागो, मैथ्यू चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने अपना सफेद लबादा उतार दिया और डार्क गिल्ड के कपड़े दिखाए। डार्क गिल्ड के सदस्य की मुख्य विशेषता उनका लबादा था, जिसे वे अपने सभी कवच और कपड़ों के ऊपर पहनते थे। लबादा काले रंग का था, लेकिन लबादे के पीछे डार्क गिल्ड की शिखा थी। शिखा बैंगनी रंग की थी, जिस पर पंखों के साथ एक आंख की पुतली का डिजाइन था। डार्क गिल्ड के सदस्य ने एक चक्र में घूमकर अपने बगल में खड़ी भीड़ के सिर काट डाले। मैथ्यू ने हमला करने में संकोच किया। उसे डर था कि वह नागरिकों को मार सकता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे सभी मर चुके थे। मैथ्यू ने अब और संकोच नहीं किया और अपने कौशल वाटर स्लैश का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ से पानी की 1 मीटर लंबी रेखा निकाली। जैसे ही यह डार्क गिल्ड के सदस्य को छूती, वह 2 हिस्सों में बंट जाता। मैथ्यू ने फिर अखाड़े के चारों ओर देखा और पाया कि अखाड़े में लगभग 30 डार्क गिल्ड सदस्य अराजकता फैला रहे थे। उनमें से कुछ एवरियन शूरवीरों के खिलाफ लड़ रहे थे,
जैक और जॉन पहले ही कार्रवाई में शामिल हो चुके थे और अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू को किसी और बात की चिंता थी। वह अखाड़े के बाहर से आ रही इस शक्तिशाली भावना को रोक नहीं सका जो हर पल उसके करीब आती जा रही थी। रे ने काइल को मेडिकल बे में भेजने का फैसला किया था क्योंकि उसे पता था कि नीचे कुछ बड़ा हो रहा है। बैंगनी लपटें बढ़ती जा रही थीं और इसका मतलब था कि सिल्विया और बाकी लोगों के लिए मुसीबत। रे ने खुद को नीचे नहीं गिराया क्योंकि उसे लगा कि एक और भी बड़ा खतरा अखाड़े की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। घोषणा करने के बाद विल्फ्रेड ने तुरंत ही बड़ों को अखाड़े से बाहर निकालकर अकादमी में वापस भेज दिया। अकादमी शहर में सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित जगह थी। विल्फ्रेड ने नागरिकों और बाकी सभी को जल्द से जल्द अकादमी में जाने की सलाह भी दी। इससे छात्रों और सर्के को अखाड़े में डार्क गिल्ड के सदस्यों से निपटना पड़ा। दो जुड़वा बेजर और स्लॉथ वर्तमान में दो बहनों के साथ लड़ रहे थे। वे काफी अच्छी तरह से टिके हुए थे और अब जब वे एक साथ थे तो बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे थे। दूसरी ओर डैन संघर्ष कर रहा था। उसका हथियार आथ के हथियार से स्पष्ट रूप से कमतर था और अब किसी भी क्षण ऐसा लग रहा था कि उसका भाला टूट जाएगा। डार्क गिल्ड के कुछ सदस्य अखाड़े से नीचे कूद गए थे और तीसरे वर्ष के छात्रों से लड़ रहे थे। सर के वर्तमान में जमीन पर ध्यान कर रहे थे और अपने घावों को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वह फिर से लड़ने की स्थिति में आ सके। रे को अभी भी महसूस हो रहा था कि शक्ति उसके करीब आ रही है और वह जानता था कि जो कुछ भी आने वाला है उसका सामना करने के लिए उसे पूरी ताकत से काम करना होगा और दूसरों की मदद की जरूरत होगी। जैक, सर के का ख्याल रखना, कुछ बड़ा होने वाला है और हमें उनकी मदद की जरूरत होगी, रे चिल्लाया। इसके बाद सर के जमीन से उठ खड़े हुए। रे, मुझे पता है कि तुम भी इसे महसूस कर सकते हो। बस यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना, सर के ने कहा। मुझे विश्वास है कि तुम भविष्यवाणी में बताए गए बच्चे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवित रहना ही होगा। रे ने सर के से कुछ नहीं कहा और सिर्फ अखाड़े के फर्श से उठकर बैठने की जगह पर कूद गया। डार्क गिल्ड के कुछ सदस्य उस पर टूट पड़े लेकिन रे ने एक ही झटके में उनमें से हर एक को पीछे धकेल दिया। लेकिन ये आपके सामान्य सदस्यों से ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि वे छाया प्लेग से संक्रमित थे। वे जल्दी से उठ खड़े हुए और फिर से आगे बढ़ गए। रे के पास उनसे निपटने का समय नहीं था। वह तब तक आगे की ओर दौड़ता रहा जब तक कि वह अंततः अखाड़े के शीर्ष पर नहीं पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर निकटतम इमारत पर छलांग लगाई। रे लगभग 15 मीटर की दूरी तक छलांग लगाने में कामयाब रहा और पास की छत पर उतरा। जब उसने अपने पीछे देखा तो वह अभी भी दो डार्क गिल्ड सदस्यों को देख सकता था। रे ने जल्दी से नोअर को बुलाया और उसकी पीठ पर कूद गया। एवरियन अकादमी में, रे चिल्लाया, और बिजली की चमक की तरह नोअर जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी। अध्याय 113 मेडिकल बे। सिल्विया पिछले कुछ समय से मेडिकल बे में थी और अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कल के मैचों से कई लोग मेडिकल बे में थे जिन्हें रात भर रुकने के लिए कहा गया ताकि उन्हें उचित देखभाल मिल सके। दूसरों के विपरीत सिल्विया को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसकी मांसपेशियां सिर्फ ज्यादा की का इस्तेमाल करने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल की गई थी, जो थोड़े आराम से जल्दी ठीक हो जाती। हालांकि डॉक्टरों और सिल्विया की अपनी क्षमताओं की बदौलत वह ज्यादातर लोगों की तुलना में जल्दी ठीक हो गई। जब सिल्विया ठीक हो रही थी तो वह गैरी को स्ट्रेचर पर बुलाए जाने पर आश्चर्यचकित थी। सिल्विया ये देखने के लिए दौड़ी कि वह ठीक है या नहीं। तभी गैरी को होश आया और उसने देखा कि सिल्विया ने उसकी आंखों में एक छोटा सा छेद कर दिया। उसने उसके चेहरे पर चिंता की लकीर देखी और अंगूठा दिखाया। उसे तुरंत पता चल गया कि इसका मतलब है कि गैरी ने हैरी के खिलाफ अपना मैच जीत लिया है। गैरी का हालचाल जानने और ये देखने के बाद कि वह ठीक है, सिल्विया ने अन्य लोगों को अपना समर्थन देने के लिए वापस अखाड़े में जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो फूट फूट कर रो रही थी। भिक्षु, मूर्ख, तुमने ऐसा क्यों किया? माथा चिल्लाए। मेडिकल बे के दरवाजे एक बार फिर खुले और दो डॉक्टर दरवाजे से अंदर घुसे, जो एक अन्य व्यक्ति को स्ट्रेचर पर खींच रहे थे और माथा उनके ठीक पीछे थी। कृपया हमें जगह चाहिए, डॉक्टरों में से एक ने माथा से कहा। माथा ने मॉन्क और डॉक्टरों को उपचार के लिए एक निजी कमरे में ले जाने के दौरान प्रवाह रोक दिया था। ये कमरा मेडिकल बे से जुड़ा हुआ था और इसका उपयोग अधिक गंभीर चोटों के लिए किया जाता था, जिनके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती थी। सिल्विया जल्दी से माथा के पास गई और पूछा कि क्या हुआ।
माथा ने अपने मैच के बारे में पूरी कहानी बताई और बताया कि मॉन्क ने क्या किया था। सिल्विया समझ गई थी कि माथा टूटने की कगार पर थी और उसे किसी की जरूरत थी, इसलिए उन दोनों ने मैच के दौरान मॉन्क का इंतजार करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर मेडिकल रूम से बाहर आया। माथा तुरंत उठ खड़ी हुई और डॉक्टर के पास गई। क्या वह ठीक हो जाएगा? शुक्र है कि चोट बहुत गंभीर नहीं थी। हम शरीर से तीर निकालने में कामयाब रहे और हम फिलहाल उसे दर्द निवारक दवा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदरूनी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए उसका शरीर बाकी काम करने में सक्षम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे हिलना डुलना नहीं चाहिए, अन्यथा घाव फिर से खुल सकता है। माथा और सिल्विया ने डॉक्टर को धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया, इससे पहले कि डॉक्टर दूसरे मरीजों की जांच करने के लिए भाग जाए। अब जब मॉन्क पूरी तरह स्वस्थ हो गया था, तो माथा को आखिरकार मेडिकल बे में स्थिति को देखने का मौका मिला। वाह, मुझे नहीं पता था कि यहाँ अभी भी इतने सारे लोग हैं, माथा ने कहा। क्या वे वाकई इतने ज्यादा घायल थे? सिल्विया को पहले तो यह अजीब नहीं लगा क्योंकि यह इरिना का मेडिकल बे था, इसलिए यहाँ घायल लोगों के होने की उम्मीद थी, लेकिन माथा ने जो कहा उससे सिल्विया को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। प्रतियोगी की चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं और अगर थी भी तो इरिना में उन सभी का प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए सही उपकरण नहीं थे। वहां सिर्फ कुछ ही निजी कमरे थे जैसे कि मूंद गया था। अगर उनकी चोटें वाकई गंभीर थी, तो उन्हें अब तक शहर के अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था। सिल्विया ने खुद ही घूमना फिरना और कुछ मरीजों की जांच करना शुरू कर दिया। वह पिछले कुछ समय से मेडिकल क्लब का हिस्सा थी, इसलिए उसे दवा की कुछ बुनियादी समझ थी। जब उसने छात्रों की जांच की, तो उसने पाया कि कुछ छात्रों में गंभीर बुखार के लक्षण दिख रहे थे। उनका तापमान बहुत अधिक था और वे पागलों की तरह पसीना बहा रहे थे। इस बीच गैरी उन मरीजों में से एक था जिनका इलाज डॉक्टर कर रहे थे। गैरी ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से बेहोश हो गया हो। उसने हैरी के साथ कड़ी टक्कर ली और उसके शरीर को देखकर ही पता चल गया था कि वह कितना बेहोश है। हालांकि गैरी की चोटें जानलेवा नहीं थी, इसलिए उसे निजी कमरे में ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर डॉक्टर ने एक सिरिंज निकाली और उसे गैरी की बांह के ठीक ऊपर रख दिया। गैरी के होश में होने की स्थिति में डॉक्टर उसे प्रक्रिया समझाते रहे। अब मैं पहले तुम्हें दर्द कम करने के लिए एक दर्द निवारक दवा दूंगा। तुम्हें अपनी बाह में एक छोटी सी चुभन महसूस होगी। जब सुई गैरी के शरीर में घुसने ही वाली थी, तो डॉक्टर को अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? गैरी ने पूछा। गैरी इस समय तक पूरी तरह से बेहोश था। जब उसकी आंखें बंद थीं, तो उसने एक आवाज सुनी जो उससे बात कर रही थी। गैरी, तुम खतरे में हो। तुम पूरी तरह खतरे में हो। फिर जब गैरी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने डॉक्टर को सिरिंज के साथ खड़ा देखा। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक दर्द निवारक दवा दे रहा हूँ, डॉक्टर ने घबराई हुई मुस्कान के साथ कहा, जबकि गैरी का हाथ अभी भी उसकी कलाई पकड़े हुए था। तभी सिल्विया और माथा डॉक्टर के पीछे से आई। छात्रों को बुखार आते देख वह जल्दी से गैरी के पास पहुंची। सिल्विया ने डॉक्टर के हाथ से सिरिंज ली और उसे हवा में ऊपर उठाया। तरल पदार्थ को आगे पीछे बहते हुए देखा। तरल पदार्थ बैंगनी रंग का था और सामान्य तरल पदार्थ की तरह सिर्फ आगे पीछे नहीं बह रहा था। यदि वह सिरिंज को पूरी तरह स्थिर छोड़ दे तो तरल पदार्थ ऐसे घूमने लगेगा जैसे वह जीवित हो। मैं आपसे ये बताने का अनुरोध करती हूँ कि इस तरल पदार्थ में क्या है, सिल्विया ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अचानक फर्श पर लेटे छात्रों की कराहें तेज होने लगी, मानो कोई चीज उनके शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। इनको क्या हो रहा है? एक डॉक्टर ने जमीन पर एक मरीज के पास बैठते हुए पूछा। कुछ डॉक्टर घबराकर छात्रों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ बस खड़े होकर देख रहे थे। अचानक कुछ डॉक्टरों ने अपने सफेद वस्त्र उतार दिए और उनके नीचे डार्क गिल्ट के कपड़े दिखने लगे। डॉक्टर, जो अभी भी गैरी की कलाई से पकड़ा हुआ था, पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। गैरी ने अपनी बगल में रखा हथियार उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के डॉक्टर के दिल में छुरा घोंप दिया। जैसे ही गैरी धीरे धीरे माथा और सिल्विया के पास खड़ा हुआ, उनके सामने का दृश्य अविश्वसनीय था। मेडिकल बे में छात्र अब कराह नहीं रहे थे, बल्कि धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, वे लगभग बेजान दिखाई दिए। उनकी आंखों में सफेदी साफ देखी जा सकती थी और वे लगभग दिमाग से मृत लग रहे थे। अंग इधर उधर इस तरह से लड़खड़ा रहे थे मानो उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो।
छात्र इस समय ऐसे घूम रहे थे मानो वे ज़ोंबी का एक समूह हो। अध्याय 114 अतिरिक्त शक्ति। नोअर की पीठ पर सवार होकर रे ने बहुत पहले ही उन 2 डाक गिल्ड सदस्यों को खो दिया था जो उसका पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हार मान ली है और वापस अखाड़े की ओर जाने का फैसला किया है। जब रे शहर से गुजरा तो उसने देखा कि शहर के आसपास कुछ हमले हुए थे, लेकिन अखाड़े में इकट्ठा हुए डाक गिल्ड सदस्यों की संख्या के आसपास भी नहीं थे। वे जो भी खोज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसका अखाड़े से कुछ लेना देना था। बाकी सब कुछ लगभग ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि शूरवीर दूर दूर तक फैल जाएं। एवरियन अकादमी की ओर सीधे जाने से पहले रे ने मार्शल आर्ट हॉल में रुकने का फैसला किया। ये जगह काफी शांत थी, क्योंकि ज्यादातर शूरवीर या तो मदद के लिए अखाड़े में चले गए थे या फिर छिपने के लिए अकादमी में वापस चले गए थे। बाकी लोग उन इलाकों में मदद कर रहे थे जहां हमला हुआ था। जिस जगह पर मार्शल आर्ट हॉल था, वहां पहले से ही कोई आबादी नहीं थी। हर चीज चल रही थी, इसलिए ये लगभग सुनसान था। वहां कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। रे ने अंदर जाते समय नोअर को मार्शल आर्ट हॉल के बाहर ही छोड़ दिया। अगर आपको कोई दिखे नोअर, तो मुझे जरूर बताएं, रफ नोअर ने जवाब में कहा। रे जल्दी से मार्शल आर्ट हॉल में गया और सीधे बूढ़े आदमी के भंडारण कक्ष में चला गया। मुझे इस बूढ़े आदमी के बारे में खेद है, लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति है। रे इस समय ऐसी किसी भी चीज की तलाश कर रहा था जो डार्क गिल्ड के सदस्यों से लड़ने में मदद कर सके। उसके इंटरमीडिएट टियर गॉन्टलेट्स उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं करने वाले थे। किलर से लड़ने के बाद उसे पता था कि उसे अपग्रेड की जरूरत है, लेकिन उसके पास शिकार करने के लिए समय नहीं था। तभी उसने मार्शल आर्ट हॉल में जाने का फैसला किया। जब बूढ़े आदमी ने उसे दस्ताने दिए, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि वह उसे बेहतर गियर दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि हो सकता था कि दूसरे लोग इसे अनुचित समझें। रे ने जल्दी से कबाड़ के ढेर को खंगाला, लेकिन उसे वह चीज मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। कमरे के पीछे हथियारों का ढेर था। यह आश्चर्यजनक था कि बूढ़े आदमी ने इतने सालों में क्या इकट्ठा किया था, लेकिन रे को सबसे ज्यादा दिलचस्पी एक नई जोड़ी गॉन्टलेट्स में थी। दस्ताने चांदी के रंग के थे और किनारों पर काले रंग की सजावट थी। इसमें दोनों तरफ से उभरे हुए पंख थे, जिससे रे को लगा कि यह किसी समुद्री राक्षस से आया है। वे मजबूत और मजबूत दिख रहे थे और निश्चित रूप से उनके मौजूदा दस्ताने से बेहतर थे। रे ने अपने अंतहीन खाली स्थान को खोला और दस्ताने को उसमें डाल दिया, लेकिन वह सिर्फ दस्ताने तक ही सीमित नहीं रहा। रे ने मेज पर मौजूद हर एक हथियार ले लिया। वहां सभी तरह के हथियारों का मिश्रण था। वे मुख्य रूप से सभी मध्यवर्ती हथियार थे, लेकिन फिर भी अच्छी गुणवत्ता के थे। रे मार्शल आर्ट हॉल से बाहर निकले, नोअर की पीठ पर फिर से सवार हुए और सीधे अकादमी की ओर चल पड़े। गैरी, सिल्विया और माथा बिना कुछ सोचे समझे कमरे के कोने में चले गए थे। एक के बाद एक छात्र धीरे धीरे जमीन से उठ रहे थे और हर कोई बेजान दिख रहा था। कमरे में 6 डाक गिल्ड सदस्य थे जो स्थिति को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। कमरे में मौजूद कुछ डॉक्टरों ने छात्रों का इलाज करना बंद कर दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। फिर अचानक उनमें से एक को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बाहर निकलने की ओर भागा। पहले तो डॉक्टर कुछ छात्रों के पास से भागा और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि जब वह उनसे टकराया तो वे बस लड़खड़ा गए और फिर से खड़े हो गए। तभी डाक गिल्ड के एक सदस्य ने धीरे से अपने हाथ उठाए और डॉक्टर की ओर इशारा किया। उससे मिलो। डाक गिल्ड के सदस्य के आदेश पर सभी छात्र पागल हो गए और डॉक्टर की ओर कूदने लगे। वे उसे अंग अंग से चीर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर के हाथ और अंगों के कुछ हिस्से हवा में उड़ते हुए देखे जा सकते थे। यह एक भयानक दृश्य था और स्पष्ट रूप से छात्र अब अपने होश में नहीं थे। इसके बाद डाक गिल्ड के सदस्यों ने अपने अपने छात्रों को शेष डॉक्टरों के पीछे जाने का आदेश दिया। गैरी और अन्य छात्रों के सबसे करीब रहने वाले छात्रों में से एक अचानक उनकी ओर मुड़ा और अपने हाथों को बाहर लटकाते हुए कूद पड़ा। जैसे ही पहला छात्र उनके बेहद करीब पहुंचा, गैरी ने अपनी तलवार पकड़ी और वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी तलवार साथी छात्र पर वार करने ही वाली थी, उसने एक सिल्विया की चीख सुनी। गैरी, क्या वे अभी भी जीवित नहीं हैं? आखिरी क्षण में गैरी ने अपना वार वापस खींच लिया और मुक्का मारा, जिससे छात्र नीचे गिर गया। छात्र लगभग तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। गैरी ने इस बार छात्र के वार को चकमा दिया और फिर उसके पीछे जाकर छात्र की गर्दन पकड़ ली। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? गैरी ने शिकायत की, जब छात्र उसके हाथों में छटपटा रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वे अभी भी जीवित हैं।
हमें अभी यहाँ से निकल जाने की जरूरत है, सिल्विया ने बाहर निकलने की ओर देखते हुए जवाब दिया। हम अभी नहीं जा सकते। मॉन्ट का क्या होगा? माथा ने कहा। सिल्विया अपने आसपास की स्थिति को देख रही थी। कमरे में करीब 100 छात्र और 6 डाक गिल्ड सदस्य थे, जबकि उनकी तरफ से केवल वे 3 ही थे। उनके बचने की संभावना बहुत कम थी और अगर उन्हें मोंट जैसे घायल व्यक्ति को उठाना पड़े तो यह संभावना और भी कम हो जाती। लेकिन सिल्विया ने एक पल के लिए भी मोंट को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। हमें पहले उसे बचाना होगा, सिल्विया ने कहा। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। अभी बहुत से छात्र बचे हुए डॉक्टरों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जल्द ही वे सभी मर जाएंगे। हालांकि सिल्विया उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वे अभी कुछ नहीं कर सकते थे। गैरी, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि तुम उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी हड्डियां नहीं तोड़ सकते। उनके जोड़ों पर निशाना लगाने की कोशिश करो ताकि वे वापस उठ न सकें। माथा, तुम भी ऐसा ही करो। मुझे पता है कि तुम नजदीकी सीमा पर लड़ाई में अच्छे नहीं हो, लेकिन छात्रों की प्रतिक्रियाएं सामान्य से धीमी लगती हैं। बस अपनी दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करो। सबको समझ में आया? गैरी ने फिर जल्दी से छात्र के घुटनों पर निशाना साधा। उसने हर एक घुटने पर लात मारी जिससे पॉपिंग की आवाज आई। छात्र फर्श पर गिर गया और जगह जगह छटपटाने लगा। गैरी और माथा ने सिर हिलाया। वे तीनों निजी चिकित्सा कक्ष में जाने के लिए तैयार थे। अध्याय 115 हिल गया। मोन किस समय निजी कमरे में चिकित्सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी भुजाएं हल्की लग रही थीं और खून की कमी से उसकी आंखों में सफेदी दिखाई दे रही थी। मोन्क ने अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा से अपनी भुजाएं उठाईं और उन्हें अपनी छाती पर रखा जहां उसे चोट लगी थी। डॉक्टरों ने अच्छा काम किया था और घाव पर टांके लगाए थे। मोन्क को ठीक से पता नहीं था कि अखाड़े में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ था, लेकिन वह एक बात जानता था, वह अभी जीवित और स्वस्थ था। अब वह बस अपनी आंखें बंद करके सोना चाहता था। जैसे ही मोन्क ऐसा करने वाला था, उसने अपने बिस्तर से बाहर शोरगुल की आवाज सुनी। जिस बिस्तर पर वह लेटा था, उसके चारों ओर एक सफेद पर्दा लगा हुआ था, ताकि मरीजों के बीच गोपनीयता बनी रहे। पर्दा पतला था, इसलिए मोन्क को पर्दे की दूसरी तरफ 3 लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। उनमें से हर एक ने एक लंबा सफेद लबादा पहना हुआ था और उनके हाथ में कुछ ऐसा था जो क्लिपबोर्ड जैसा दिख रहा था। ओह, शायद डॉक्टर ही मेरी जांच करने आ रहे होंगे, मोन्क ने सोचा। अचानक तीनों डॉक्टरों में से एक ने एक लंबी पतली वस्तु निकाली। मोन्क को नहीं पता था कि यह क्या है क्योंकि वह केवल एक छाया देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह बुरी चीज है। फिर उस आदमी ने धातु की वस्तु को दूसरे के पेट में धकेल दिया और फिर उसे बाहर निकालकर दूसरे की गर्दन पर वार कर दिया। भिक्षु का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगा, जो उसने अभी अभी देखा था। भिक्षु ने फिर अपने पूरे शरीर पर थपथपाना शुरू कर दिया, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ नहीं। मोन्क को तब एहसास हुआ कि डॉक्टरों ने उसके सारे उपकरण हटा दिए हैं। अब उसके पास सिर्फ एक हरा गाउन था जो मरीज पहनते हैं। उन्होंने उसके 2 खंजर भी छीन लिए थे। मोन्क ने फिर कमरे में इधर उधर देखा कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसका वह इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह केवल अपने बगल में मेज पर रखा पानी का एक गिलास ही देख पाया। डाक गिल्ड के सदस्यों में से एक ने डॉक्टर बनकर निजी चिकित्सा कक्ष में प्रवेश किया। उसने अभी अभी 2 डॉक्टरों को बाहर निकाला था और उसे पता था कि कमरे में एक मरीज बचा है। उस आदमी ने पर्दा खोला और देखा कि एक युवा किशोर बिस्तर पर लेटा हुआ है। भिक्षु अब बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था और बेहोश होने का नाटक कर रहा था। खैर, ऐसा लगता है कि मेरा काम आसान हो गया है, आदमी ने कहा। जैसे ही वह आदमी मोन्क की तरफ बढ़ा, उसने छप छप की आवाज सुनी। आदमी ने नीचे देखा और पाया कि उसका पैर पानी के एक छोटे से गड्ढे में था। क्या? जब उस आदमी ने फिर से ऊपर देखा, तो उसने देखा कि मोन्क ने अपने हाथ में एक कांच का कप पकड़ा हुआ था। फिर मोन्क ने कप को उस आदमी के चेहरे पर जोर से पटक दिया। ये वार इतना जोरदार था कि कांच टूट गया और कांच के टुकड़े उसकी त्वचा के नीचे धंस गए। वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और फर्श पर लौटने लगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर मोन्क ने जल्दी से कांच का सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे उस आदमी की गर्दन के एक तरफ घुसा दिया। उस तरफ से खून की धार बहने लगी और आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मोन्क के कपड़े खून से लथपथ थे और उसके हाथ पागलों की तरह कांप रहे थे। आखिरकार मोन्क ने कांच का टुकड़ा फर्श पर गिरा दिया और अपने आसपास पड़ी लाशों को देखा।
मोन्क ने पहले कभी किसी इंसान को नहीं मारा था और यह उसका पहला मौका था। वह उनके आसपास बेजान लाशों को देखकर सदमे में था। कुछ सेकंड पहले वे पूरी तरह से हिल रहे थे और उनका अपना जीवन था, लेकिन अब वे फिर कभी दूसरा दिन नहीं देख पाएंगे। तभी निजी चिकित्सा कक्ष का दरवाजा खुला और सिल्विया, माथा और गैरी दौड़ते हुए अंदर आए। भिक्षु, माथा चिल्लाए। माथा ने कमरे में पड़े शवों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मोन्क के पास गई। वह देख सकती थी कि मोन्क के हाथों और कपड़ों पर बहुत खून लगा हुआ था और उसे डर था कि शायद उसे चोट लगी होगी। जब माथा ये देखने गई कि मोन्क ठीक है या नहीं, तो उसने महसूस किया कि मोन्क का शरीर कांप रहा है। मोन्क धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। मैंने उसे मार डाला। मैंने सचमुच उसे मार डाला। उसने तुरंत मोन्क को कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं भिक्षु, ये तुम्हारी गलती नहीं है। कोई बात नहीं भिक्षु। मोन्क के चेहरे पर आंसू बहने लगे। यह एक अलग एहसास था। एक जानवर को मारने की तुलना में दूसरे इंसान को मारना, यह ज्यादा व्यक्तिगत लगा। 16 साल की उम्र में मोन्क के लिए यह बोझ उठाना मुश्किल था। गैरी जल्दी से कमरे में गया और मोन्क का सामान इकट्ठा किया। जल्दी से ये कपड़े पहन लो, गैरी ने सामान सौंपते हुए कहा। इसके बाद मोन्क दूसरे बिस्तर पर चले गए, जो कम खून वाला था, और उन्होंने जल्दी से पर्दा खींचकर कपड़े पहन लिए। हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा, सिल्विया ने कहा। फिर वे चारों निजी कमरे से बाहर निकलकर एक हॉलवे में आ गए। हॉलवे से सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, वह था मेडिकल बे, जहां से वे आए थे। उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरी चिकित्सा सुविधा सीधे अखाड़े के नीचे बनाई गई थी। अखाड़े में वापस जाने के अलावा भागने का कोई मौका नहीं था। ऐसा करने के लिए उन्हें निजी चिकित्सा क्षेत्र से बाहर निकलकर बड़े चिकित्सा खाड़ी में जाना होगा। चिकित्सा खाड़ी में एक एकल डबल दरवाजा था जो सतह की ओर जाता था। वहां से वे या तो शहर में प्रवेश कर सकते थे या लड़ाई के मैदान में वापस जा सकते थे। जब वे चारों मेडिकल बे में दाखिल हुए, तो उनके शरीर की हर चीज उन्हें पीछे मुड़ने और भागने के लिए कह रही थी। उनके सामने जो नजारा था, उसमें बचना नामुमकिन लग रहा था। वर्तमान में कमरे में प्रवेश करते ही ज़ॉम्बी जैसे छात्रों ने अपना सिर घुमाया और उनकी ओर मुंह किया। ये दृश्य देखने में डरावना था। प्रत्येक छात्र की आंखों में खून की भावना थी, क्योंकि वे उन चारों को घूर रहे थे। आखिर क्या हो रहा है? भिक्षु ने पूछा। अध्याय 116, मदद की जरूरत है। अखाड़े के बाहर ही तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थी। यहीं पर शूरवीर डाक गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे नागरिकों को अखाड़े से सीधे अकादमी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अखाड़े के बाहर डाक गिल्ड के सदस्य अंदर के सदस्यों की तरह शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। इसका कारण ये था कि डाक गिल्ड के सभी सदस्यों ने पर्पल लिक्विड नहीं लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि वे शैडो प्लेग से संक्रमित नहीं हुए थे, जिससे उन्हें शक्ति मिलती। फिर भी वे एवरियन के शूरवीरों की तरह ही कुशल थे और उनसे आमने सामने की लड़ाई कर रहे थे। अगर ये तथ्य न होता कि एवरियन की संख्या रातों में 2 से 1 के अनुपात में ज्यादा थी, तो वे नागरिकों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में कभी सक्षम नहीं हो पाते। इस बीच एरिना के अंदर ही काइल मेडिकल बे की ओर भाग रहा था। मेडिकल बे तक पहुंचने के लिए काइल को एरिना के रिसेप्शन एरिया में वापस जाना था। बिल्डिंग का ये हिस्सा एरिना के सभी क्षेत्रों को जोड़ता था। रिसेप्शन से वहां 4 क्षेत्र थे जहां आप जा सकते थे। एक निकास था जो सड़क पर जाता था, जहां शूरवीर वर्तमान में डाक गिल्ड के सदस्यों से लड़ रहे थे। एक सीढ़ी थी जो आपको अखाड़े के बैठने की जगह तक दूसरी मंजिल तक ले जाती थी। एक और सीढ़ी भी थी जो भूमिगत होकर मेडिकल बे और अन्य क्षेत्रों तक जाती थी, और अंत में लड़ाई का अखाड़ा था जहां से काइल आ रहा था। काइल अखाड़े से भागकर प्रतीक्षा क्षेत्र में गया और आखिरकार वह रिसेप्शन रूम में पहुंच गया। काइल जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वह एकदम स्थिर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके सामने का दृश्य वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। फर्श पर हर जगह लाशों के ढेर थे, जिनमें सिर्फ शूरवीर ही नहीं बल्कि नागरिक भी थे। काइल को लगा कि उसका पेट घूम रहा है और उसे खुद को उल्टी करने से रोकना पड़ा। इतना ही नहीं, बाहर से हो रही लड़ाई रिसेप्शन एरिया के अंदर भी पहुंच गई थी। कुछ शूरवीर डाक गिल्ड के सदस्यों के साथ लड़ाई में उलझे हुए थे। काइल के ठीक सामने एक साथी शूरवीर को डाक गिल्ड के एक सदस्य ने चाकू मार दिया था। उस आदमी के शरीर से अपना ब्लेड निकालने के बाद उसका ध्यान काइल की ओर गया। डाक गिल्ड का सदस्य काइल पर हमला करने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने हमला किया, काइल ने अपना वजन चेन फेंक दिया और डाक गिल्ड के सदस्य के पैरों को बांध दिया, जिससे वह सिर के बल जमीन पर गिर गया।
तभी अचानक डार्क गिल्ड का एक और सदस्य हवा में उछला और अपने ब्लेड से काइल के सिर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह आदमी काइल तक पहुंच पाता, हवा से एक काले सांप जैसा कोड़ा निकला। कोड़े ने उस आदमी को मारा, जिससे वह हवा में उड़कर कई फीट दूर दीवार पर जा गिरा। काइल ने मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी अभी उसकी मदद की थी। नहीं, मैं तीसरे साल की प्रतियोगी थी जो अखाड़े में काइल के खिलाफ गई थी। काइल कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह उसका पीछा करते हुए इतनी दूर तक आई थी। काइल ने सोचा कि शायद उसके मन में उसके लिए भावनाएं न हों। उसकी आंखें दिल से भरने लगी। जब ने ये देखा तो उसे काइल से और भी अधिक घृणा होने लगी। शांत हो जाओ, जैक ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। इससे पहले कि काइल पूछ पाता कि उनका परिचय बीच में क्यों रोक दिया गया, तभी 10 डार्क गिल्ड सदस्यों का एक समूह बाहर से रिसेप्शन में घुस आया। क्या हो रहा है? सभी शूरवीर कहाँ हैं? काइल ने पूछा। शूरवीरों ने केवल नागरिकों को अखाड़े से बाहर निकलने के लिए समय खरीदा था। अब जब वे चले गए थे, तो उनके पास एक नया मिशन था जो नागरिकों को सुरक्षित रूप से अकादमी तक पहुंचाना था। हालांकि शूरवीरों को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि डार्क गिल्ड के सदस्यों ने उनका पीछा करने के बजाय अखाड़े में ही रहने का फैसला किया। लेकिन शूरवीरों को पता था कि नागरिक उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उन्हें नागरिकों को वापस अकादमी में ले जाने की जरूरत थी, उसके बाद ही वे बाकी लोगों की मदद करने के लिए अखाड़े में वापस आ सकते थे। बाकी डार्क गिल्ड सदस्यों की देखभाल के लिए ने और काइल को छोड़ दिया। डार्क गिल्ड के सदस्यों ने जैसे ही काइल और ने को देखा, वे सीधे उन पर टूट पड़े। सौभाग्य से उनके दोनों हथियार लंबी दूरी पर इस्तेमाल किए जा सकते थे। वे डार्क गिल्ड के सदस्यों को दूर रखने में सक्षम थे, लेकिन इस दर पर वे आगे बढ़ने में भी सक्षम नहीं थे। धीरे धीरे, बिना ये जाने कि डार्क गिल्ड के सदस्य ने और काइल पर दबाव डाल रहे थे, उन्हें तब तक पीछे हटा रहे थे जब तक वे सीढ़ियों तक नहीं पहुंच गए। अरे, हम पूरी तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं, काइल ने कहा। ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उन पर ठीक से हमला करना संभव नहीं है। तभी उन दोनों को पीछे की सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे मत बताओ कि हमारे पीछे भी कुछ है, काइल ने कहा। तभी चांदी के नुकीले बाल और नीले और सफेद सीधे कोट वाला एक पुरुष सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आया। जैसे ही उसने डार्क गिल्ड के सदस्यों को देखा, उसने अपने हाथों में मैना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पानी का छींटा, मैक्स चिल्लाया। मैक्स के हाथों से 2 किरणें निकली और डार्क गिल्ड के 2 सदस्यों को मार गिराया। काइल और ने को नहीं पता था कि यह लड़का कौन था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह डार्क गिल्ड की तरफ से नहीं था। अब मैक्स की मदद से काइल और ने हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते थे। काइल और ने हमला करते और अगर कोई डार्क गिल्ड सदस्य उन पर हमला करता तो मैक्स अपने पानी के जादू से उन पर गोली चला देता। अंततः मैक्स की मदद से वे शेष डार्क गिल्ड सदस्यों को हराने में सफल रहे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, ने विनम्रता से कहा, जब उसने मैक्स को ऊपर से नीचे तक देखा और पाया कि वह काफी सुंदर था और उसकी पसंद का था। क्या आप जानते हैं कि मेडिकल बे तक कैसे पहुंचा जाए? मैक्स ने पूछा। इसके बाद काइल और ने एक दूसरे की ओर देखा। हम अभी वहीं जा रहे हैं, काइल ने जवाब दिया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैक्स ने सिर हिलाया और वे तीनों एक साथ मेडिकल बे की ओर चल पड़े। अध्याय 117 ज़ॉम्बीज़। काइल आगे चल रहा था और ने और मैक्स उसके पीछे चल रहे थे। समूह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरकर एरेना के नीचे चला गया। मेडिकल बे के रास्ते में वे कई कमरों से गुजरे जैसे कि प्रशिक्षण कक्ष, हथियार कक्ष और उनमें से हर एक खाली था। हालांकि काइल ने किसी भी शव को न देखना एक अच्छा संकेत माना। कितना आगे? मैक्स ने कहा क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी बहन को कुछ हो गया होगा। मैक्स उम्र में सिल्विया के सबसे करीब था और उसके भाई हमेशा उससे कहते थे कि उसे अपनी बहन की देखभाल करनी चाहिए। वे दोनों अक्सर बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन मैक्स हमेशा अपनी बहन को कमजोर समझता था क्योंकि वह जादू नहीं कर पाती थी। जब सिल्विया ने बताया कि उसे एवरियन में भर्ती कराया गया है तो वह भी बाकी सभी की तरह हैरान था। हर दिन मैक्स उसके बारे में चिंतित रहता था। ये तो आगे वाले दोहरे दरवाजे हैं, काइल ने चिल्लाकर कहा। सिल्विया और उसका समूह पूरी तरह से दिमागी रूप से मृत छात्रों से घिरा हुआ था। सिल्विया समूह के सामने खड़ी थी और अपनी ढाल के साथ किसी भी आने वाले हमले को रोक रही थी। मॉन्क और गैरी ने फिर छात्रों को उनके जोड़ों पर निशाना साधते हुए जल्दी से उनका काम तमाम कर दिया, जबकि माथा ने किसी को भी किनारे से रोकने की पूरी कोशिश की।
समस्या ये थी कि भले ही गैरी और मोंक छात्र की हड्डियां तोड़ देते, फिर भी वे अपनी बची हुई शक्ति और हड्डियों का इस्तेमाल करके उन तक रेंगते हुए पहुंचते। ये वाकई डरावना था कि छात्र उनसे छुटकारा पाने के लिए कितने दृढ़ थे। मुझे लगता है कि वे किसी तरह डार्क गिल्ड के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं, सिल्विया ने कहा। वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी वहां पहुंच सकें, गैरी ने चिल्लाते हुए दूसरे छात्र के चेहरे पर मुक्का मारा। सिल्विया जानती थी कि गैरी सही कह रहा था। अगर उन्हें डार्क गिल्ड के सदस्यों तक पहुंचना था तो वहां बहुत सारे छात्र थे, उन्हें मारना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे बेजान होकर फर्श पर पड़े होते। सिल्विया ने अपना जबड़ा कस लिया क्योंकि वही ये तय कर रही थी कि उसे मारने का आदेश देना चाहिए या नहीं। गैरी, भिक्षु माँ था, आप अपनी हम का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले कि सिल्विया अपनी बात पूरी कर पाती, मेडिकल बे का दरवाजा खुल गया। 3 परिचित चेहरे अंदर आए। जैसे ही काइल और अन्य लोग कमरे में दाखिल हुए, छात्रों का आधा ध्यान सीधे उनकी ओर चला गया। ZZZZ ज़ॉम्बीज़, काइल चिल्लाया। जैसे ही काइल अपनी ओर आ रहे छात्रों पर चेन लहराने वाला था, सिल्विया चिल्लाई, क्या काइल अभी भी जीवित हैं? इसके बाद काइल ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और इसके बजाय छात्र के पैरों पर अपनी चेन घुमाई, जिससे उसकी ओर आने वाले छात्रों की एक पंक्ति गिर गई। चेन कहीं ज्यादा प्रभावी हथियार थी और इसकी कुंदता के कारण यह उनके अंगों को काटने के बजाय केवल बड़ा शारीरिक नुकसान ही पहुंचा सकती थी। गिरे हुए छात्रों के पीछे खड़े छात्रों का एक समूह अब आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। जमीन पर पड़े छात्र उनके पीछे के छात्रों के रास्ते में आ गए और अगर वे आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वे भी गिर जाते। ये देखकर नाय ने भी काइल की तरह वही रणनीति अपनाने का निर्णय लिया और उसने अपने चाबुक को छात्रा के पैरों के चारों ओर लपेट दिया और उन्हें पलट दिया। जल्द ही उनके और दूसरे छात्रों के बीच गिरे हुए छात्रों की एक दीवार खड़ी हो गई। लेकिन अब समस्या ये थी कि सिल्विया और उसका समूह भी फंस जाएगा। अगर वे बाहर निकलने की कोशिश करते तो छात्रों का ढेर भी उनके रास्ते में आ जाता। तभी अचानक ने को एक विचार आया। मैक्स, क्या तुम जल अवरोध पैदा करने में सक्षम हो? हाँ, लेकिन मेरा मन खत्म हो रहा है, मैं इसे लंबे समय तक नहीं रख पाऊंगा। वह ठीक है। फिर ने काइल और मैक्स को अपनी योजना समझाई और वे इसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही छात्र वापस उठते, काइल और ने उन्हें वापस जमीन पर गिराते रहते, जबकि मैक्स उनके पीछे एक जादू के लिए मन इकट्ठा करने में व्यस्त था। ये तैयार है, मैक्स चिल्लाया। काइल और ने एक ही समय में छात्रों की एक पंक्ति पर हमला किया, उन्हें एक तरफ गिरा दिया। इससे एक सुरंग जैसा रास्ता बन गया जो सीधे सिल्विया और अन्य लोगों तक जाता था। सिलबिला से, मैक्स ने नारा लगाया। फिर रास्ते के बीच एक पानी की दीवार दिखाई दी जिसने छात्रों की भीड़ को रास्ते में पहुंचने और पकड़ने से रोक दिया। की तरह ही जादू कभी अपनी विशेषता को कठोर बनाने में सक्षम थे। कुछ गुरु एक हथियार बनाने और उसे लंबे समय तक कठोर बनाए रखने में सक्षम होंगे, लेकिन मैक्स अभी भी शौकिया था, इसलिए वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जैसे ही सिल्विया ने रास्ता देखा, उसने दूसरों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। समस्या यह थी कि रास्ते के अंत में छात्रों का एक समूह भी था, जिसे काइल और ने गिरा दिया था। सिल्विया को यकीन नहीं था कि वे वहां पहुंचने पर क्या करेंगे, लेकिन वह केवल यह उम्मीद कर सकती थी कि उनके पास कोई योजना होगी। सिल्विया ने सबसे पहले दौड़ लगाई, उसके पीछे मोंक, माथा, काइल और गैरी थे। मैक्स की पानी की दीवार की बदौलत वे दूसरे छात्रों से खरोंच खाए बिना जल्दी से रास्ते के अंत तक भाग गए। अरे सिल्विया, आगे तो एक तरह से गतिरोध है, माथा ने कहा। हमें बस उन पर भरोसा करना होगा, सिल्विया ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर जब समूह रास्ते के अंत तक पहुंचने ही वाला था, माथा और सिल्विया को लगा कि उनके शरीर पर किसी चीज ने घेरा बना लिया है। फिर अगले ही पल वे दोनों हवा में उठ गईं और ने और काइल के ठीक बगल में उतर गईं। ने और काइल ने अपनी की को पूरी तरह से नियंत्रित किया था ताकि वे अपने हथियारों को नियंत्रित कर सके जैसे कि यह उनके शरीर का एक और हिस्सा हो। फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने दोस्तों को पकड़ने और उन्हें छात्रों की भीड़ के ऊपर खींचने के लिए किया जो गिर गए थे। ने और काइल ने गैरी और मोंट के साथ फिर से वही किया। आखिरकार मेडिकल बे के बाहर निकलते ही सभी एक ही तरफ थे। किसी कारण से मेडिकल बे में डार्क गिल्ड के सदस्य अभी भी नहीं हिले थे, लेकिन उनके चेहरे अब क्रोध से लाल हो गए थे। उन्हें पकड़ो, डार्क गिल्ड सदस्य चिल्लाया। भीड़ तेजी से बाहर की ओर बढ़ गई। उन्हें अपने साथी छात्रों की परवाह नहीं थी जो जमीन पर पड़े थे। कुछ छात्र एक दूसरे पर गिर पड़े, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी।
कई छात्रों को बस ऐसे कुचला गया था जैसे वे अपने मालिक का आदेश पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सिल्विया और अन्य लोग जैसे ही निकास द्वार पर पहुंचे, बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। अध्याय 118 तूफान आ रहा है। भवन के हॉल में छात्रों के कदमों की आवाज और कराहने की आवाज गूंज रही थी। एक ही समय में 100 छात्रों का कराहना एक भयावह बात थी। समूह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से ऊपर भागता रहा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, उनकी सांस फूल रही थी और उनमें से 2 को गंभीर चोटें लगी थी। लेकिन अगर वे जीना चाहते थे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें अपने दर्द को अनदेखा करके आगे बढ़ना था। पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, काइल बार बार यही दोहराता रहा, लेकिन जल्दी ही वह अपनी इच्छा के आगे झुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो 100 छात्रों का एक समूह उनका पीछा कर रहा था। मैंने पीछे क्यों देखा, बस भागते रहो, सिल्विया चिल्लाए। सीढ़ियों के कारण समूह को अपने और छात्रों के बीच अधिक दूरी बनाने में मदद मिली। ज़ोम किड्स, जैसा कि काइल ने उन्हें उपनाम दिया था, को अपने शरीर को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई, जिसके कारण वे सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। अंततः वे शिखर पर पहुंच गए और स्वागत क्षेत्र में पहुंच गए। यार दोस्तों, मुझे एक और बुरी खबर मिली है, मैक्स ने कहा। वर्तमान में डाक गिल्ड के सदस्यों की एक पंक्ति बाहर की ओर निकास द्वार के सामने खड़ी थी। समूह ने मूल रूप से शहर में जाने और अंततः एवरियन अकादमी में जाने की योजना बनाई थी। हालांकि वे डाक गिल्ड से लड़ सकते थे, लेकिन अगर वे ऐसा करते तो ज़ोम बच्चे जल्दी ही उन्हें पकड़ लेते। हम क्या करें? नै ने पूछा। फिर सिल्विया ने अखाड़े के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें मैदान की ओर जाना होगा। उम्मीद है कि अब तक बाकी लोग निपट चुके होंगे और वे हमारी मदद कर सकेंगे। बहस करने का कोई समय नहीं था, सभी लोग मैदान की ओर आगे दौड़ते रहे। एवरियन अकादमी के ठीक बाहर एक ऊंची इमारत की छत पर रे वर्तमान में स्थिति को देख रहा था। शूरवीर नागरिकों को अकादमी में ले जाने में व्यस्त थे, लेकिन वे डाक गिल्ड से किसी पर हमला करते नहीं दिख रहे थे। रे को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अखाड़े में छात्रों की मदद के लिए अकादमी से कोई भी वापस नहीं आ रहा था। रे ने सोचा कि एक बार जब वे नागरिकों को अकादमी में ले जाएंगे, तो वे कम से कम अखाड़े में एक छोटी सेना तो भेजेंगे। रे बिल्डिंग से नीचे कूद गया और भागकर एवेरियन प्रवेश द्वार पर गार्डों को चकमा देकर निकल गया। वे कड़ी जांच कर रहे थे क्योंकि कई छात्र और शूरवीर डाक गिल्ड के सदस्य निकले, लेकिन रे के लिए उनसे बचकर निकल जाना कोई समस्या नहीं थी क्योंकि प्रवेश द्वार पर हर कोई घबराया हुआ था। इसके अलावा रे वैसे भी एक छात्र था, लेकिन वह जल्दी से अंदर जाना चाहता था। रे ने मूल रूप से भाला वापस लेने के लिए अपने कमरे में जाने और फिर दूसरे शूरवीरों की मदद से सीधे अखाड़े में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन पूरी स्थिति को लेकर उसे कुछ चिंता हो रही थी। लगभग सभी नागरिकों को अकादमी में ले जाया गया था, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जल्द ही अखाड़े में कदम रखने वाले थे। ब्लैक सैश शैडो स्किल का इस्तेमाल करके रे खुद को छिपाने में सक्षम था और लगभग अदृश्य दिखाई देता था। फिर रे ने अकादमी की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला किया, जहां बुजुर्ग रहते थे और अक्सर अपनी बैठकें करते थे। रे जब सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक विशाल भव्य दरवाजा दिखा। रे ने अपनी ड्रैगन आंखों की कला का इस्तेमाल किया और देखा कि वहां 6 लोग कुर्सियों पर बैठे थे, जबकि 4 उनके बगल में खड़े थे। कुर्सियों पर बैठे 6 लोग संभवतः बुजुर्ग थे, लेकिन रे को ये पता नहीं था कि खड़े लोग कौन थे। रे दरवाजे के पास गया और जितना संभव हो सके उतना अपना कान लगाया ताकि वे सुन सके कि वे क्या बात कर रहे थे। जब से वह विकसित हुआ है, उसकी सुनने की शक्ति 10 गुना बेहतर हो गई है। उसे नियंत्रित करने में थोड़ा समय लगा कि वह कब इसका उपयोग करना चाहता है और नहीं करता है, लेकिन अंततः वह इसे पूर्ण करने में सक्षम हो गया। हमें वापस जाकर छात्रों को बचाना होगा, विल्फ्रेड ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटकते हुए चिल्लाया। और यदि आप चले गए तो अकादमी की रक्षा के लिए यहाँ कौन रहेगा? एक बुजुर्ग ने कहा। मैं अकेले जा सकता हूँ। यदि आप इतने डरे हुए हैं तो डेल्बर्ट, बर्नार्डो और रोज आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ रह सकते हैं। तुम मूर्ख हो, मैं हमारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस अकादमी के नीचे क्या है। अखाड़े पर हमला सबसे अधिक संभावना एक छल है। एक बार जब हम एक भी सैनिक भेज देंगे, तो वे अपना गंतव्य बदलकर यहीं आ जाएंगे और आप छात्रों की जान की बलि चढ़ा देंगे। कभी कभी आपको अनेक लोगों को बचाने के लिए कुछ लोगों के जीवन का बलिदान करना पड़ता है। रे का खून खौल रहा था, जो उसने अभी अभी सुना था। बुजुर्गों ने नागरिकों को सुरक्षा के लिए यहाँ नहीं रखा था, ये तो बस एक बहाना था।
वे इस अकादमी में छिपे किसी भी रहस्य की रक्षा करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे खुशी खुशी छात्रों को मरने देंगे। रे ने काफी कुछ सुन लिया था और अपने कमरे में चला गया। रे को लगा कि वह मूर्ख है कि उसने सोचा कि एक बार वह मदद के लिए अकादमी पर भरोसा कर सकता है। अंत में, बाकी सब चीजों की तरह, केवल एक ही व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था और वह खुद था। रे ने अपने बिस्तर के नीचे से भाला उठाया और कमरे के दर्पण के पास गया। कौशल रूपांतरण। जैसे ही उसने कौशल परिवर्तन को सक्रिय किया, उसका शरीर बदलने लगा और वह नेस नामक साहसी व्यक्ति में बदल गया। कौशल अंतहीन शून्य। इसके बाद रे ने अपने हाथ में नए दस्ताने, आर्माडिलो छाती का टुकड़ा और किले से प्राप्त भाला ले लिया। फिर रे के दिमाग में एक विचार आया। अगर वे अकादमी में मौजूद शूरवीरों की मदद नहीं लेने जा रहे थे, तो कम से कम वह किसी तरह से उनका इस्तेमाल तो कर ही सकता था। अकादमी छोड़ने से पहले रे ने ज्यादा से ज्यादा शूरवीरों से मिलने का फैसला किया। शूरवीरों पर अपनी योजना को अंजाम देने के बाद रे आखिरकार जाने के लिए तैयार था। वह अपने छात्रावास की इमारत की छत पर गया और दूर से अखाड़ा देख सकता था। अखाड़े के ठीक ऊपर काले बादल इकट्ठा हुए, लेकिन वे असामान्य, लगभग अप्राकृतिक और मानव निर्मित लग रहे थे। अखाड़े में लगातार बिजली गिर रही थी। रे को पता था कि उसने कुछ देर पहले जो महसूस किया था, वह आखिरकार आ ही गया है। उसे जल्दी करने की जरूरत थी। उसने अकादमी में बहुत समय बर्बाद किया था और उसे जल्द से जल्द दूसरों के पास वापस जाने की जरूरत थी। यदि वह ऐसा न करता तो वे सब मर जाते। इसके बाद रे ने नोअर को बुलाया और अखाड़े की ओर चल पड़ा, यह आशा करते हुए कि उसे बहुत देर नहीं हो गई होगी। अध्याय 119 मौन। अखाड़े की हवा में लोहे की तेज गंध भरी हुई थी। अखाड़े के हर हिस्से में लड़ाई चल रही थी। तीसरे साल के छात्रों को डाक गिल्ड के कई सदस्यों द्वारा व्यस्त रखा जा रहा था। जब बाहर से आए शूरवीर बचे हुए नागरिकों को बचाने के लिए चले गए, तो संख्या में इजाफा हो गया। हमें कब कोई बैकअप मिलेगा? हैरी ने एक और हमले का बचाव करते हुए चिल्लाया। मैथ्यू, जोश और जैक भी मैदान पर डाक गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ लड़ रहे छात्रों की मदद करने के लिए स्टैंड से नीचे आ गए थे। मैथ्यू जानता था कि अगर अकादमी सुदृढ़ीकरण भेजने जा रही थी तो उन्हें अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। या तो अकादमी और शहर की स्थिति मैथ्यू के विचार से भी बदतर थी, या फिर अकादमी ने उन्हें छोड़ दिया था। मैथ्यू ने छात्रों के मनोबल के डर से इन शब्दों को जोर से न कहने का फैसला किया। हालांकि छात्र सख्त थे, वे संख्या में कम थे और डाक गिल्ड के सदस्य अत्यधिक कुशल थे, लेकिन इतना ही नहीं, डाक गिल्ड के सदस्य अजीब तरीके से लड़ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अपने विरोधियों को मारने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसके बजाय वे किसी चीज के लिए समय खरीद रहे थे। सरके ने देखा कि मैथ्यू बहुत कुशल है और उन्होंने उसके पास ही रहने का निर्णय लिया ताकि वे दोनों आपस में बातचीत कर सकें। मैंने आपके पहने हुए बैज को देखा है, क्या आप एल्यूर साम्राज्य की सेना के जनरल हैं? सरके ने पूछा, जब वह अपनी ओर दौड़ रहे एक अन्य डाक गिल्ड सदस्य पर झपटा। मैथ्यू ने एक अन्य डाक गिल्ड सदस्य को एक छोटी सी पानी की लहर से धक्का दे दिया। हाँ, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछने जा रहे हैं। यह अजीब शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हमारे पास अधिकतम 15 मिनट हैं। ठीक है, तो फिर हमें चलना चाहिए। अचानक सरके और मैथ्यू ने एक अलग ही गियर में कदम रखा। उन्होंने डाक गिल्ड के बचे हुए सदस्यों पर और भी ज्यादा तेजी से हमला किया, मानो उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। ये देखकर दूसरे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। बेजर और स्लॉथ अभी भी दोनों बहनों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे तेज और तेज थे और अब जब वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे, तो वे लगभग अछूते थे। दोनों बहनों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। हमने तुम्हें टूर्नामेंट में इतनी आसानी से हरा दिया, एक्वा ने चिल्लाते हुए एक हमले को रोका। बेजर और स्लॉथ ने कुछ नहीं कहा, उन्हें पता था कि उन्होंने दोनों बहनों को पीछे धकेल दिया है। फिर एक्वा ने अपने मेटल फैन से वार करने की कोशिश की। बेजर ने वार को रोका और फिर उसके हाथ और पंखे को हवा में उछाल दिया। ऐसा करते समय बेजर ने अपने भाई स्लॉथ के ऊपर बैकफ्लिप किया। अब स्लॉथ देख सकता था कि एक्वा पूरी तरह से खुली हुई थी और उसने एक्वा के पेट में चाकू घोंप दिया। अपनी बहन का खून फर्श पर गिरता देख वायलेट चीख पड़ी। वह लापरवाही से स्लॉथ पर टूट पड़ी और बेजर को भूल गई, जो अब उसके ठीक पीछे था। शुभ रात्रि, बेजर ने उसकी गर्दन के पीछे से वार करते हुए कहा। इसके बाद दोनों बहनें एक साथ जमीन पर गिर पड़ी। बेजर और स्लॉथ थके हुए थे। साथ मिलकर काम करने में वे कुशल थे,
लेकिन लड़ाई के बीच में इतने सारे कलाबाजी करने से वे जल्दी ही थक गए। उन्हें पता था कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपनी लड़ाई खत्म करनी होगी। वे दोनों आराम करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने मैदान के चारों ओर देखा तो उन्हें अभी भी अन्य लोग संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। आओ, मदद करें, बेटा ने कहा। स्लॉथ ने सिर हिलाया और वे दोनों तुरंत तीसरे वर्ष के उन छात्रों के पास गए जिन्हें इस समय सबसे अधिक मदद की जरूरत थी। इस बीच डैन वर्तमान में आर्थ का सामना आमने सामने की लड़ाई में कर रहा था। डार्क गिल्ड के कुछ सदस्यों ने आर्थ के पक्ष में तराजू को झुकाने के लिए लड़ाई में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन जोश और जैक ने उन्हें दूर धकेलने के लिए अपने पानी के जादू का इस्तेमाल किया। डैन आर्थ के खिलाफ गंभीर रूप से संघर्ष कर रहा था। वह मुख्य रूप से रक्षात्मक था और शक्तिशाली प्रहारों को रोक रहा था। हर बार जब लंबी तलवार डैन के भाले से टकराती तो वह अपने शरीर में कंपन महसूस कर सकता था, जिससे उसकी भुजाएं सुन्न हो जाती थीं। डैन को पता था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह अंततः लड़ाई हार जाएगा और उसे जल्दी से कुछ करने की जरूरत थी। आर्थ के हमले न केवल प्रत्येक हमले के साथ मजबूत होते जा रहे थे, बल्कि वह धीरे धीरे छाया प्लेग से और अधिक ग्रस्त होने लगा था। उसकी आंखों का सफेद भाग बैंगनी होने लगा और उसकी की शक्ति बढ़ती गई। आर्थ के अगले हमले से डैन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। यह अंत है, आर्थ ने डैन पर एक आखिरी वार करते हुए कहा। तभी बगल से एक घूमता हुआ बवंडर जैसा तीर अचानक आया और आर्थ के हाथ से तलवार छीन ली। डैन ने बिना सोचे समझे अपने भाले से आर्थ के गले पर वार कर दिया। कुछ सेकंड बाद आर्थ का शरीर बेजान हो गया था। डैन ने फिर अपना भाला घुमाया और धीरे धीरे आर्थ के शरीर को जमीन पर फेंक दिया। जब वह फर्श से उठा तो उसने देखा कि दूर चेरी अपने घुटनों पर गिर गई थी। बेजर और स्लॉथ की मदद से तीसरे वर्ष के छात्रों ने डार्क गिल्ड के सदस्यों से निपटना समाप्त कर दिया। जब चेरी अखाड़े के चारों ओर देखने गई तो उसने देखा कि डैन मुश्किल में था और उसने अपनी सारी ऊर्जा एक आखिरी शॉट मारने में लगा दी, जिससे डैन की जान बच गई। डैन जल्दी से तीसरे वर्ष के छात्रों के पास गया और अपनी जान बचाने के लिए चेरी को प्रणाम किया। फिर उसने तुरंत देखा कि अखाड़े में सभी ने लड़ना बंद कर दिया था। अब कोई भी डार्क गिल्ड सदस्य जीवित नहीं बचा था। सभी थके हुए थे। उनके कपड़े खून से सने हुए थे। उन पर कई हमलों के निशान और घाव थे। अगर लड़ाई और लंबी चलती तो वे सभी अपनी ऊर्जा खो देते। सभी लोग स्वाभाविक रूप से मैदान के बीच में चले गए जहां सरके और मैथ्यू खड़े थे। छात्र सलाह चाहते थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और वे प्रभारी लोगों के पास गए। मैदान के बीच में सरके, मैथ्यू, जैक और जोश जैसे वयस्क मौजूद थे। फिर तीसरे वर्ष के छात्र जैक, हैरी और चेरी और अंत में दूसरे वर्ष के छात्र बेजर, स्लॉथ और डैन थे। इयान अभी भी फर्श पर पड़ा था और धीरे धीरे सांस ले रहा था। सर के घावों का इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इयान अभी जीवित रहेगा, लेकिन उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अखाड़े में अचानक शांति छा गई, क्योंकि लड़ाई की आवाजें बंद हो गईं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रही। अखाड़े के प्रवेश द्वार से लोगों के दौड़ने और कराहने की आवाजें सुनी जा सकती थी। पूरा स्टेडियम ऐसा महसूस हो रहा था मानो थोड़ा कंपन हो रहा हो, क्योंकि सैकड़ों लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनी जा सकती थी। अब सबका ध्यान मैदान के प्रवेश द्वार पर था और वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है। अध्याय 120 12 बनाम 100। हर कोई अखाड़े के प्रवेश द्वार पर ध्यान से देख रहा था, मानो उन्हें किसी भी क्षण कुछ भव्य होने की उम्मीद हो। कराहने की आवाजें डराने वाली थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। वहां मौजूद हर व्यक्ति के पास रुकने की कोई न कोई वजह थी। जैक सिर्फ रे के दोस्तों की देखभाल करने के लिए दिए गए आदेशों का पालन कर रहा था, जबकि रे बाहर था। तीसरे साल के छात्रों पर जैक का कर्ज था और वे उसके बिना नहीं जा सकते थे, जबकि दूसरे साल के छात्र अभी भी सोच रहे थे कि उनके दोस्त कहाँ हैं जो मेडिकल बे में गए थे। अंत में मैथ्यू, जोश और जैक के साथ अपनी प्रिय बहन और भाई की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सरके को लगा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे अधिक से अधिक छात्रों को अखाड़े से बाहर निकालें, भले ही इसके लिए उन्हें मरना पड़े। समूह प्रवेश द्वार पर टकटकी लगाए देखता रहा और उस हॉल से सबसे पहले निकलने वाले व्यक्ति का इंतजार करता रहा। तभी अचानक एक चांदी के बालों वाली लड़की जोर से हांफती हुई बाहर आई। स्लीविया, जोश और जैक ने कहा जब उन्होंने अपनी बहन को प्रवेश द्वार से बाहर आते देखा। उसके पीछे मैक्स, काइल ने, मोन्क और गैरी थे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, ये बात हर कोई अपने चेहरे के भावों से बता सकता था। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, सिल्विया चिल्लाए। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वे छात्र हैं। सभी लोग थके हुए थे,
लेकिन उन्होंने सिल्विया की बातें सुनी और अपने हथियार तैयार कर लिए, लेकिन सिल्विया की बातों से वे भ्रमित हो गए। सिल्विया और अन्य लोग जल्दी से अखाड़े में समूह में शामिल हो गए। फिर सभी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि उनके सामने लंबे हॉल से कौन बाहर निकलेगा। अचानक एक छात्र लड़खड़ाता हुआ जमीन पर लुढ़कता हुआ बाहर आया। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। यही तो तुम डर रहे थे, डैन ने कहा। लेकिन कुछ ही देर बाद लड़खड़ाते हुए छात्र के पीछे से सभी जोम बच्चे बाहर आ गए। ये वैसा ही है जैसा कि सिल्विया ने कहा था, छात्रों को नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश करो, सर के ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन किसी भी तरह से मैं आज यहाँ आप में से किसी को भी मरने नहीं दूंगा, अगर यह आप हैं या उन्होंने हमेशा आपको चुना है। जैसे ही जोश और जैक ने छात्रों को मैदान में प्रवेश करते देखा, वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये वैसा ही हुआ जैसा हमने आशंका जताई थी भाई, मैथ्यू ने कहा। आप दोनों उन लोगों की तलाश करें जो उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं, मैं छात्रों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मैथ्यू के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन ऐसा उसके सामने बैठे छात्रों की वजह से नहीं था, बल्कि उन्हें डर था कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है। मैथ्यू ने जब आसमान की तरफ देखा, तो उसने देखा कि गहरे बैंगनी रंग के बादल बनने लगे थे। उनसे दूर रहो, मैं उन सब से निपट लूंगा, मैथ्यू चिल्लाया। छात्रों ने उसे ऐसे देखा जैसे वे कुछ सुन रहे हों। एक व्यक्ति इन सभी छात्रों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसे संभाल सकता है, लेकिन सभी जानते थे कि उनमें ऊर्जा की कमी है, यहाँ तक कि अगर उन्हें छात्रों को मारने की अनुमति भी दी गई तो भी उनके बचने की संभावना नहीं थी। वे केवल सिल्विया के भाई पर भरोसा कर सकते थे। इसके बाद दूसरे वर्ष के छात्रों ने मैथ्यू के चारों ओर एक घेरा बनाया, जबकि अन्य छात्रों ने प्रवेश द्वार की दिशा में एक पंक्ति बनाई, जिसमें सर के सबसे आगे थे। जोम किड्स सीधे छात्रों की पहली पंक्ति से भिड़ गए। सर के और जैक ने ज्यादातर क्रूर काम किया, छात्रों को हवा में उछाला और उनकी कमजोरियों पर हमला किया। जैक अपने शरीर को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। छात्र के नंगे हाथों के वार से उसे कोई चोट नहीं लगी, जिससे दूसरे हमला करने लगे। बेशक ये लाइन सही नहीं थी और इसने कई अन्य जोम किड्स को आगे बढ़ने का मौका दिया। यहीं से मैथ्यू के चारों ओर घेरा बनाया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि कोई भी बच्चा मैथ्यू के करीब न आए, जबकि वह मंत्रोच्चार में व्यस्त था। इस बीच जैक और जोश को उनके भाई मैथ्यू द्वारा सौंपा गया एक मिशन मिल गया था। वे सभी जोम बच्चों के प्रवेश द्वार से पूरी तरह से खाली होने का इंतजार कर रहे थे। एक बार जब वे बाहर निकल गए, तो जैक और जोश प्रवेश द्वार में घुस गए और अंदर जाने लगे जैसे कि वे कुछ ढूंढ रहे हों। उन्होंने अपना सिर घुमाया और बाहर हो रही तबाही को देखा। उस समय वहां 12 बनाम 100 का मुकाबला था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। चलो, हमें जल्दी करनी होगी, जैक ने कहा। वे दोनों तब तक दौड़ते रहे जब तक कि वे रिसेप्शन क्षेत्र में नहीं पहुंच गए। 6 डाक गिल्ड सदस्य रिसेप्शन के अंदर थे और धीरे धीरे एरिना की ओर बढ़ रहे थे। वे यहाँ हैं, हमें जल्दी करना होगा। जैक और जोश ने जल्दी से पानी के मंत्रों का प्रयोग करके 6 डाक गिल्ड सदस्यों पर हमला किया। पहला आदमी नीचे गया और जैसे ही उसने ऐसा किया, बाहर कुछ अजीब हो रहा था। जोम किड्स का एक समूह जमीन पर गिर गया और चीखने लगा, अपने शरीर को नोचने लगा और नोचने लगा। उनके अपने हाथों से उनके शरीर पर खरोंच के निशान पड़ रहे थे। त्वचा और मांस हर जगह से उखड़ने लगे थे, मानो वे कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। क्या हो रहा है? माथा चिल्लाई जब उसने देखा कि उसकी एक सहपाठी जमीन पर लौट रही है। मैथ्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया है। फिर कुछ ही देर बाद सभी जोम बच्चों ने हमला करना बंद कर दिया और जमीन पर लौटने लगे। नहीं, नहीं, वे सब मरने वाले हैं, माथा चिल्लाए। फिर अंततः मैथ्यू तैयार हो गया। पानी का गोला, मैथ्यू चिल्लाया। जैसे ही मैथ्यू ने अपना जादू चलाया, सभी छात्रों के सिर पर पानी का एक बुलबुला दिखाई दिया। बुलबुला उनके सिर को पूरी तरह से ढक गया, जिससे छात्रों को सांस लेने के लिए कोई जगह नहीं मिली। सिल्विया जल्दी से अपने भाई की बांह की ओर दौड़ी और उसे खींचने लगी। बस करो, तुम उन्हें मार डालोगे। यह एक ही रास्ता है। जोम बच्चों के सिर पर पानी के बुलबुले बनने के कुछ मिनट बाद कुछ अजीब हुआ। जोम बच्चों ने हिलना बंद कर दिया और जैसे ही उन्होंने हिलना बंद किया, उनके छेदों से बैंगनी रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। उनके कान, आंख, नाक, मुंह जहां से भी यह निकल सकता था, वहां से निकलने लगा। बुलबुले धीरे धीरे साफ से बैंगनी रंग के हो गए। जब सारे बुलबुले भर गए, तो मैथ्यू ने अपने हाथ हवा में उठाए।
सारे बुलबुले मैथ्यू के इशारे पर एक जगह पर आ गए और एक बहुत बड़ा बैंगनी बुलबुला बन गया। फिर अचानक पानी जमीन पर गिर गया। मैथ्यू का सारा मनोबल खत्म हो चुका था। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। क्या वे मर गए हैं? मोन्क ने जमीन पर पड़े शवों को देखते हुए कहा। मैथ्यू ने जवाब दिया, अब वे ठीक हो जाएंगे। इसे रोकने का यही एकमात्र तरीका था जो मैं जानता था। सिल्विया अपने भाई को देखकर मुस्कुराए। उसे यह विश्वास करना मूर्खता लगा कि उसका भाई सभी छात्रों को मारने जैसा क्रूर काम कर सकता है। लेकिन अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। यह अंततः आ ही गई है। मैथ्यू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहां गहरे बैंगनी बादल इकट्ठे हो गए थे।